देखिए, जो टॉपिक है हमारा रचना और रचनाकार का, तो उसमें जो क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में कराए थे और उससे पिछली क्लास में जो कराए थे, सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम कुछ आगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का जो पूछा गया है, देखिए रचना और रचनाकार, ये टॉपिक जो है रचना और रचनाकार से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, देखिए जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। तो जायसी के द्वारा जो रचित पद्मावत है तो ये क्या चीज है। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं, पद्मावत जो है समासोक्ति है। जायसी के द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है। ठीक है, तो इसकी रचना किसने करी? जायसी ने। तो इसको यहां पर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए समासोक्ति होती क्या है, तो समासिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समासोक्ति रचना कहते हैं, यानी कि समासिक पदों की बहुलता होने के कारण। ठीक है, और इसमें जो है समासोक्ति अलंकार का भेद है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो महादेवी वर्मा थी उन्हें किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए महादेवी वर्मा की बात करूं तो इनकी एक कृति थी यामा। ठीक है, यामा कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। कब मिला था? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो देखिए इनकी जो और रचनाएं हैं, जैसे नीहार है इनकी रचना। ठीक है, इनकी कुछ रचना नीहार है, रसीम है और नीरजा है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना, ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो कौन है? देखिए साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरणगुप्त हैं। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त हैं, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इनका जो उपनाम था, मैथिली शरण का उपनाम, अगर यहाँ पे बात करूँ उपनाम, तो इनका जो उपनाम था वो रसिकेंद्र था। ठीक है, क्या था? रसिकेंद्र। ठीक है, रसिकेंद्र इनका उपनाम था। तो गुप्ता जी ने अपने अनग हिंदी नीति नाट्य में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है। तो कामायनी जो महाकाव्य है इसके रचनाकार किसने करी? कामायनी की रचना किसकी है? तो कामायनी की जो रचना करी है वो जयशंकर प्रसाद ने करी है। ठीक है, कौन है इसके लेखक? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए ये जो महाकाव्य कामायनी, अगर इसकी बात करूं तो 15 सर्गों में विभक्त है। ये 15 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, 15 सर्गों में विभक्त है ये, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना क्योंकि ये भी पूछ लेता है। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं की अगर बात करूं, अन्य रचनाएं, अगर इनकी अन्य रचनाएं की बात करूं, जैसे देखिए प्रेम पथिक इनकी रचना है, प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक भी इनकी रचना है एक। जैसे प्रेम पथिक झरना भी है, आंसू, तो इनको नोट करते चलना, ये मोस्ट हैं जो पूछ ले जाते हैं। ठीक है, लहर और स्कंदगुप्त, तो ये कुछ मोस्ट हैं जो आप, चंद्रगुप्त भी है। ठीक है, चंद्रगुप्त, तो ये पूछ ली जाती हैं, तो इनको यहां पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए और देखिए एक ध्रुव स्वामिनी भी लिख लेना। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी भी पूछ ली जाती है, ध्रुव स्वामिनी। और है आपकी एक इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल, तो इनको नोट कर लेना क्योंकि ये मोस्ट हैं, ये पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो कवि मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की
भाषा क्या है। देखिए अगर इसकी बात करूं भाषा की, तो इसकी जो भाषा है पद्मावत की, ये अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। और मोहम्मद जैसी जो थे ये भक्ति काल के निर्गुण प्रेम साई धारा के सूफी कवि थे। अगर इनकी बात करूं तो भक्ति काल के निर्गुण प्रेमशाही धारा के कवि। ठीक है, भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाशाही, ठीक है, प्रेमाश्री धारा के सूफी कवि थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट करना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। देखिए तो इनकी रचना और भी हैं, जैसे इनकी रचना, देखिए इनकी और रचना की अगर बात करूं, जैसे इनकी रचना और है अखरावट। ठीक है, तो नोट कर लेना, अखरावट भी इनकी रचना है। आखिरी कलम तो ये भी इनकी रचना है। कहरनामा तो ये भी इनकी एक रचना है। ठीक है, चित्ररेखा तो ये भी इनकी रचना है। इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली जो दोहा संग्रह है वो किसके द्वारा रचा गया? देखिए अगर इसकी बात करूँ, रत्नावली दोहा संग्रह जो है वो रत्नावली द्वारा रचा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? रत्नावली द्वारा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ये जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए अगर यहाँ पे ज्योतिषवर ठाकुर की बात करूँ तो इनकी जो रचना पूछ ली जाती है तो वो रचना है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर इनकी रचना है जो पूछ ली जाती है। इसको यहाँ पर नोट कर लेना। और देखिए किशोरी जो वाजपेयी थे वो हिंदी के व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं करी हैं वैसे तो। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ चंद शर्मा गुलेरी, तो चंद शर्मा गुलेरी इनकी जो प्रसिद्ध है जो कहानी है उसने कहा था, तो ये पूछ ली जाती है। इसको यहाँ पर नोट करें। ठीक है, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहें कि जिसमें हिंदी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ठीक है, तो ये पंक्ति जो है किस लेखक की? अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये पंक्ति जो है मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। ठीक है, किसकी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। इस पंक्ति में देखिए इन्होंने ये जो पंक्ति है, अगर इसकी बात करूं तो ये जो कही थी इन्होंने, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहेंगे जिसमें हिंदी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। तो ये जो अगर इसकी बात करूं तो देखिए ये पंक्ति मुंशी अल्लाह खां की जो रचना है, जो कहानी का मतलब तो रानी केतकी की कहानी से है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? तो रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी से ये ली गई है। ठीक है, ये पंक्ति तो यहाँ पर नोट कर लेना इसको भी। ठीक है, तो इसमें से इन्होंने इसको लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जीवनी है? तो इनमें से कौन सी जीवनी है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए तो जीवनी कौन सी है? अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए जो चिंतामणि है, अगर चिंतामणि की बात करूँ तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 4 वर्गों में रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है। ठीक है, चिंतामणि किसका है? तो यहाँ पर नोट कर लेना, रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है,
और ये क्या है, अगर इसकी बात करूं तो निबंधात्मक ग्रंथ है। ठीक है, निबंधात्मक ग्रंथ है। आवारा मसीहा, अगर यहाँ पे बात करें आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा जो है वो जीवनी है। ठीक है, क्या है, जीवनी है। और ये किसने लिखी है, विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने, विष्णु प्रभाकर द्वारा ये रचित है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, अगर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते, देखिए अतीत के चलचित्र की बात करूँ, अतीत के चलचित्र, तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा, तो ये महादेवी वर्मा द्वारा एक रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है, रेखा चित्र है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपकी जीवनी हो गई। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनका भी। अब देखिए यहाँ पे नीम का निर्माण फिर, तो नीम का निर्माण फिर की अगर बात करूँ तो हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, किसकी है ये, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, इन्होंने लिखी है ये हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, तो ये क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, तो इनको भी जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके अगर पूछता है एग्जाम्स में तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे। देखिए सूरदास की अगर बात करूं तो सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, कौन थे, वल्लभाचार्य। देखिए सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के, ठीक है, सूरदास किसके कवि थे, तो भक्ति काल के थे, भक्ति काल के कवि। ठीक है, भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप, ये भी पूछ लेता है यहाँ पर, इसको भी नोट कर लेना, भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप के कवि। ठीक है, कृष्ण अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के कवि। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए देखिए सूरदास बात, जो अब यहाँ पे सूरदास की बात करूँ तो सूरदास ने भागवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिनमें से क्या देखिए 500 इन्होंने इनकी रचना की बात करूँ जैसे सूर सागर। ठीक है, सूर सागर जो आपका पूछ लिया जाता है यहाँ पर नोट कर लेना, सूर सागर में इन्होंने संकलित हैं जिसमें कि लगभग 1.25 लाख पदों पर, ठीक है, 1.25 लाख पदों की रचना की है। सूर सागर में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है, 1.25 लाख पदों की रचना। ठीक है, रचना करी है, जिनमें से 500 पद ही उपलब्ध अब जो हैं, जिनमें से केवल क्या हैं, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं। ठीक है, 500 पद ही उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। देखिए ऐसा माना जाता है सूरदास जो थे वो जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। सूरदास क्या थे, जन्मांध थे, ऐसा माना जाता है, लेकिन उनके विषय में भी अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई थी। ठीक है, और ये बाद में इनके शिष्य बन गए। तो वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्ट मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीलाओं के पद गाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो कबीरदास की जो भाषा थी वो कौन सी। देखिए कबीरदास की अगर बात करूं तो कबीरदास सन 1398 से 1518, ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं। किसके थे, भक्ति काल के, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के हैं, ये भी यहाँ पर नोट कर लेना, भक्ति काल के। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं, ये भी पूछ लेता है। एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समय लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। ठीक है, कबीरदास की रचनाओं अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इनकी रचनाओं में क्या है, अनेक भाषाओं के शब्द, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, रचना में अनेक भाषाओं के शब्द। ठीक है, अनेक भाषाओं के शब्द
इनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन सी है, तो यहाँ पर नोट कर लेना। जैसे इसमें आपकी अरबी है, ठीक है, जैसे अरबी हो गया, अरबी हो गया, ठीक है, फारसी हो गया, अरबी, फारसी, पंजाबी, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी, ठीक है। अब देखिए जिस कारण की इन भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी, ठीक है, अब जिस कारण इन भाषाओं को क्या कहते हैं, जिस कारण इन भाषाओं को, जिस कारण इन भाषाओं को, ठीक है, इन भाषाओं को, इन भाषाओं को क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है, क्या कहते हैं भाषाओं को, ये भी पूछ लेता है, नोट कर लेना, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर नोट, सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए लिखवाया क्योंकि मैंने अगर इस पर भी क्वेश्चन बनता है तो ये भी आपका कंप्लीट इसमें हो गया, ठीक है। देखिए मैं सारे क्वेश्चन इसी टाइप से कराता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी छूटे ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इनमें से भक्ति काल के कवि कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे भक्ति काल की बात करूँ तो बिहारी जो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है, ठीक है। तो बिहारी ये रीति काल के कवि है, ठीक है, काय के हैं, रीति काल के कवि, ठीक है, रीति काल के कवि हैं बिहारी, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। देखिए अब इनकी यहाँ पे अगर बात करूँ तो बिहारी लाल की एकमात्र रचना जो है, इनकी एकमात्र रचना, ठीक है, एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, ठीक है, बिहारी सतसई, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस मुक्तक काव्य में अगर इसकी बात करूं तो इस मुक्तक काव्य में, इस मुक्तक काव्य में, मुक्तक काव्य में 719 दोहे हैं, ठीक है, 719 दोहे संकलित हैं। और बिहारी सतसई जो है अगर इसकी बात करूं तो श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है, ठीक है। इसमें क्या है, अधिकतर श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है, ठीक है, श्रृंगार रस की कृति है अधिकतर, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुवित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सुवित्रानंद पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए सुवित्रानंद पंत को श्रेष्ठ कविता संग्रह चिदम्बरा, ठीक है, किसके लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए। कब मिला था, अगर इसकी बात करूं तो 1968 में, ठीक है, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। देखिए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का जो नाम था वो मंगलसूत्र था, ठीक है, क्या था, मंगलसूत्र। और इनके जो अन्य उपन्यास हैं, और उपन्यास की बात करूं अन्य उपन्यास, ठीक है, अन्य की बात की जाए अन्य उपन्यास जो है उनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए जैसे सेवा सदन है, ठीक है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम है, तो इनको भी नोट कर लेना। रंगभूमि है, ठीक है, रंगभूमि हो गया, कायाकलाप हो गया, ठीक है, निर्मला हो गया, निर्मला, गवन हो गया, गवन, और आपका कर्मभूमि, कर्मभूमि, और आपका योगदान, ठीक है, गोदान,
गोदान। तो ये उपन्यास हैं प्रेमचंद के, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इनमें से निर्गुण भक्ति काल के जो कवि हैं तो वो कौन है? देखिए निर्गुण भक्ति काल के कवि कबीर हैं इनमें से, ठीक है, कौन है? कबीर हैं, ठीक है। तो देखिए कबीर इन्होंने जो माना था वो कहा था, यानी कि इन्होंने मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्मकांड व आडंबर मूर्ति पूजा, जब तब अवतारवाद आदि का इन्होंने घोर विरोध करते हुए निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया था, ठीक है। निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार न हो। तो ये ऐसे कवि थे जिन्होंने इन्होंने गृहस्थ जीवन का भी निर्वाह किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेमेल को छांटिए। तो बेमेल इसमें से कौन सा? देखिए यहाँ पे अगर बात करें बेमेल, तो देखिए बेमेल की अगर बात की जाए यहाँ से चंद्रकांता, चंद्रकांता जो है, तो यहाँ पर अगर बात को चंद्रकांता की, तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, ठीक है। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, उपन्यास, ठीक है। और सेवा सदन की अगर बात करूं तो सेवा सदन निर्मला, ठीक है, तो ये किसका है? निर्मला का। सेवा सदन निर्मला, तो निर्मला। गोदान, देखिए निर्मला, सेवा सदन, गोदान, अगर इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों जो हैं निर्मला, सेवा सदन, गोदान, तो ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं, ठीक है। किसके हैं? प्रेमचंद के उपन्यास, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? यानी कि इसमें चंद्रकांता अलग हो जाएगा। तो ये तीनों किसके हैं? तीनों प्रेमचंद के हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लें, सेवा सदन, निर्मला, गोदान। और देवकीनंदन खत्री का जो उपन्यास है वो चंद्रकांता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कबीरदास हैं, ठीक है। कौन है? कबीरदास हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ मीराबाई की, तो मीराबाई ने क्या कहा था? बसो मेरो नैनन में नंदलाल, इनकी जो मोस्ट पूछी जाती है पंक्ति वो यहाँ पर नोट कर लेना। बसो मेरो नैनन में नंदलाल, तो ये पूछ ली जाती है पंक्ति, यहाँ पर इसको नोट करना, ठीक है। नैनन में नंदलाल, नंदलाल, ठीक है, ये पंक्ति पूछ ली जाती है इसलिए यहाँ पर लिखवाया मैंने, ठीक है। तुलसीदास की अगर बात करूँ तो तुलसीदास की गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ठीक है, ये पंक्ति पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ठीक है, जोग भक्ति भगायो लोग, भक्ति भगायो लोग, ठीक है। तो इसको भी ये पंक्ति पूछ ली जाती है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है, देखिए खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रियप्रवास है, ठीक है। कौन सा है? प्रियप्रवास है। और इसके जो यानी कि इसकी किसके द्वारा रचित है? प्रियप्रवास की बात करूं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। तो इनके द्वारा ये रचित है, तो यहाँ पर इसको नोट करें, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा ये रचित है, ठीक है। कामायनी की बात करूँ तो कामायनी किसका है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो इसको भी नोट करना। और साकेत मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त,
मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब देखिए नीरजा, तो ये महादेवी वर्मा का है। ठीक है, महादेवी वर्मा, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, महादेवी वर्मा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो इनमें से कौन से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो इनमें से कौन से हैं ज्ञानाश्रयी शाखा कवि? तो कबीरदास हैं। ठीक है, कौन है? कबीरदास। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ रहीमदास की, तो ये आपके कृष्ण भक्ति, ठीक है, काय के थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो गए। तुलसीदास की अगर बात करूँ तो तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि। मलिक मोहम्मद जैसी की बात करूँ तो देखिए, तो ये सूफी प्रेमाख्यान कवि थे। ठीक है, क्या थे? सूफी प्रेमाख्यान कवि। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के जो लेखक हैं, देखिए तो वो भट्ट केदार हैं। कौन हैं? भट्ट केदार हैं। ठीक है, चंद्रबरदाई की रचना की अगर बात करूं तो इसके जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। बाकी मैं आपको जितने भी इससे रिलेटिव थ्योरी में क्वेश्चन बनेंगे तो सारे कंप्लीट कराऊंगा, कोई नहीं छूटेगा आपका। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी आपके आंसरों में अगर किसी का भी नाम आया है या कोई ग्रंथ पूछा है या काव्य रचना कुछ भी पूछी गई है तो उसके बारे में थ्योरी में सारा लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चन बचा है वो उसी आधार पर आपके क्वेश्चन बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके जरूर देख लें। मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।